नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है समास। देखिए समास क्या होता है। देखिए समास शब्द निर्माण की एक विधि है। समास क्या है? सबसे पहला समास शब्द निर्माण की एक विधि है। शब्द निर्माण की एक विधि है। देखिए समास क्या है? शब्द निर्माण की एक विधि। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। अगर संक्षेप को साधारण भाषा में समझे तो छोटा करना। क्या होता है? छोटा करना। देखिए समास समास क्या है? समास शब्द निर्माण की एक विधि है। ठीक है। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप होता है या फिर छोटा करना। यानी समास का साधारण भाषा में समास शब्द का जो अर्थ होता है हम सीधा संक्षेपण करना या छोटा करना, हम जो सरल भाषा में समझते हैं। ठीक है, चलिए समास को पूरी डिटेल से जानेंगे, समास की एक एक बारीकी से समझेंगे और इस वीडियो को आप पूरा देखने का प्रयास करें। अगर आपको समास में प्रॉब्लम हो रही है, यदि आपने पहली बार पढ़ रहे हैं तो पूरी ध्यान से पढ़िए। यदि आपने इससे पहले भी कहीं पढ़े हैं या पढ़ चुके हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम हर एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे। और अगर आप इस पूरी वीडियो देख लेते हैं फिर कभी भी आपको समाज से रिलेटेड या समाज से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, और शायद हम आज जो पढ़ाने वाले हैं ये एक नई अंदाज में और एक नई शुरुआत के साथ हम करना चाह रहे हैं, इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले बात समझते हैं कि समास क्या होता है। समास का परिभाषा जानते हैं। देखिए समास का परिभाषा हम लिख देते हैं। देखिए समास का परिभाषा हर एक उदाहरण के साथ हर एक चीज समझेंगे। देखिए समास क्या होता है लिखेंगे, जब दो या दो से जब दो या दो से जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन नवीन का मतलब नया होता है। नवीन का मतलब नया शब्द की रचना करते हैं तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, ये है डेफिनेशन। ठीक है, जब दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन या नया शब्द की रचना करते हैं तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया से बनने वाले इस प्रक्रिया से बनने वाले शब्द इस प्रक्रिया से बनने वाले शब्द सामासिक सामासिक पद या शब्द शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, बुक पेन लेकर बैठिए और इसे हर एक चीजों को नोट कीजिए, बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। तो ये तो आपके समास के परिभाषा हो गया। देखिए समास के चार तत्व होते हैं। समास के चार तत्व होते हैं। समास के चार तत्व होते हैं। तत्व बोलिए या अंग बोलिए, समास के तत्व या इसी को अवयव कहा जाता है। समास के अवयव या साधारण भाषा बोले तो समास के तत्व या अवयव
या इसे अंग कहते हैं। समाज के 4 तत्व होते हैं या 4 अंग होते हैं, सीधी सी बात कहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, पहला समास विग्रह, नाम सुने? समास विग्रह, ठीक है, समास विग्रह। दूसरा होता है समस्त पद, समस्त पद, ठीक है। तीसरा होता है पूर्व पद, पूर्व पद, ठीक है। और एक और होती है जिन्हें कहते हैं उत्तर पद, जिन्हें क्या कहते हैं? उत्तर पद। थोड़ा सा फ्रेश कर दिए, उत्तर पद, अरे उत्तर पद, ठीक है। देखिए, समास विग्रह, समस्त पद, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी समास के 4 अंग होते हैं, यानी समास के ये 4 तत्व बोलिए, अवयव बोलिए, या इसी को हम कह सकते हैं अंग, ठीक है। समास के 4 तत्व होते हैं, ठीक है। पहला समास विग्रह, दूसरा समस्त पद, दूसरा तीसरा पूर्व पद और चौथा उत्तर पद। ये चारों चीज यदि आप समझ जाते हैं तो फिर आपको समास को समझने में बहुत ही सहूलियत मिलेगी, बहुत ही सहायता मिलेगी। तो इन चारों को हम एक समझने का प्रयास करते हैं नीचे के एग्जाम्पल से। जैसे देखिए, आप लोगों ने अक्सर अगर कभी पढ़ा होगा तो हम इसका लेते हैं जैसे कि राजकुमार। राजकुमार किसे कहा जाता है? राजकुमार अक्सर यानी राजा का बेटा जो होता है वो राजकुमार कहलाता है, यानी सीधा कहते हैं राजा का कुमार, कह सकते हैं ना, राजकुमार कहते हैं राजा का कुमार। अब देखिए, जो मूल शब्द होता है, जैसे हमारे पास शब्द क्या है? राजकुमार। ये जो राजकुमार शब्द है, ये राजकुमार शब्द, अब ये देख रहे हैं, ये राजकुमार शब्द, ठीक ना, ये जो राजकुमार शब्द है, ये राजकुमार शब्द हमारा, राजकुमार शब्द समस्त पद कहलाते हैं। जो राजकुमार शब्द देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? समस्त पद। ये जो शब्द रहता है उसे समस्त पद कहते हैं। तो सबसे पहला तो आपका समस्त पद हो गया। अब ये समस्त पद को अगर देखें तो इसमें आप 2 शब्द मिला के देखें, एक राज और दूसरा कुमार। देखिए 2 शब्द हैं, अगर ध्यान से देखिए तो इसमें आप देखने का प्रयास करें, एक शब्द आपका राज दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा शब्द अगर आप देखने का प्रयास करें तो आपको पता चलेगा एक शब्द यहाँ पे कुमार दिख रहा है, ठीक है। एक शब्द क्या दिख रहा है? कुमार। ये जो राज है, राज जो पहले मिल रहा है इसे पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व पद। अब जो देखिए, राज और दूसरा जो कुमार शब्द है दूसरा, इसे उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं, ठीक है। अब ये समस्त पद का जो विग्रह हुआ है, यानी अलग अलग रूप हुआ, इसे कहते हैं समास विग्रह, इसे कहते हैं समास विग्रह। बोले समझ में आया? यदि आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि आपको कैसा समझ में आया, ठीक है। राजकुमार, राजकुमार शब्द में पहला राज जो शब्द है पूर्व पद, कुमार शब्द उत्तर पद। ये जो पूरे जो शब्द है इसे समस्त पद, और इसको जो विग्रह किया ये समास विग्रह कहलाता है। अब इसी प्रकार से जितने भी शब्द आते हैं उसमें आप पहचान सकते हैं। तो हमारे ख्याल से इन चारों का पहचान, अगर आप नहीं आया तो हम इसका परिभाषा भी लिख देते हैं, ठीक है। देखिए, हम आगे लिख देते हैं, आप इसे और समझने और ही सहायता मिल जाएगी। लिखिए, देखिए हम लिखते हैं तो प्लस समास विग्रह, समास विग्रह, ये फर्स्ट था, ठीक है। समास विग्रह लिखते हैं, जब समस्त पद के, जब समस्त पद के सभी पदों को, सभी पदों को अलग अलग, अलग अलग किया जाता है, उस
प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो हमारे पास समझ में आ गया होगा, जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। दूसरा, ठीक है, दूसरा समस्त पद, दूसरा क्या है, समस्त पद, दूसरा क्या है, समस्त पद। देखिए समस्त पद क्या है कि समास विग्रह से बना नया शब्द, समास विग्रह से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। ठीक है। तीसरा जो है वो है पूर्व पद। तीसरा क्या है, तीसरा है पूर्व पद। ठीक है, तीसरा क्या हमारा, पूर्व पद। देखिए पूर्व पद क्या है, जो समस्त पद का पहला पद पूर्व पद या प्रथम पद कहलाता है। पूर्व पद या प्रथम पद कहलाता है। ठीक है। तीसरा, चौथा जो आपका वो है उत्तर पद। ठीक है। चलिए उत्तर पद जो है वो समझ जानते हैं। समस्त पद का दूसरा पद, समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद या द्वितीय पद कहलाता है। ठीक है। तो हमने चारों को लिख दिया, समास विग्रह, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद। अगर ये सब जानना चाहे समास विग्रह क्या, समस्त पद के सभी पद को अलग अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब देखिए इस कार्य से ये जो समस्त पद है, ये हमारे इन समस्त पदों को जब अलग अलग किया गया, यहाँ पे राजा का कुमार जब अलग अलग किया जाता है तो समास विग्रह किया जाता है। और समास विग्रह से बना हुआ जो नया शब्द है, समास विग्रह से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद का प्रथम पद पूर्व पद कहलाता है। समस्त पद का द्वितीय पद यानी द्वितीय शब्द उत्तर पद कहलाता है। क्लियर। तो चलिए ये तो आ गई आपकी। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई बेसिक चीज समास को लेकर के। अब देखते हैं समास के प्रकार। देखिए समास के प्रकार को जानते हैं। देखिए हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे अलग ढंग से। देखिए समास के जो प्रकार हैं हम सब जानते हैं प्रधानता के आधार जो हमें अध्ययन करना होता है। अगर आप परिभाषा अगर कभी पढ़े हो या अगर आपके आसपास कोई व्याकरण की किताब हो तो उसे पलटा के देखिए कि समास के जो प्रकार हैं वो अक्सर प्रधानता के आधार पर परिभाषा बनाएंगे। तो क्यों ना हम सबसे पहले प्रधानता के आधार पर समझ ले समास को, ठीक ना। तो समास के जो प्रकार है वो प्रधानता के आधार पर रखा गया। अब ये प्रधान क्या होता है इस बात को समझना बहुत जरूरी है। चलिए उसको बताते हैं। पहले लिखते हैं समास के प्रकार, बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया। समास के प्रकार पर किसके आधार पे, प्रधानता के आधार पे। समास के प्रकार पर किसके आधार पे, प्रधानता के आधार पर। ठीक है, समास के प्रकार पर किसके आधार पे, प्रधानता के आधार पे। देखिए समास जो है समास प्रधानता के आधार पे चार प्रकार होती है। देखिएगा समास
सॉरी, समास प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। समास प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला, पूर्वपद प्रधान। देखिए, जैसे हम लिखते प्रधान, एक पूर्वपद प्रधान। अब किस समास के पूर्वपद प्रधान होते हैं? दूसरा, दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान हो सकते हैं समास के, या समास के दोनों पद अप्रधान हो सकते हैं। ठीक, समास के दोनों पद, समास के पूर्व पद प्रधान हो सकते हैं, दोनों पद प्रधान हो सकता है, दोनों पद अप्रधान हो सकते हैं, या उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो सकते हैं। ठीक है, समास का जैसे हमने एक शब्द लिखा राजकुमार, तो इसमें आप जानते हैं ये पूरा शब्द जो है हमारा समस्त पद कहलाता है। समस्त पद में ये जो पहला शब्द है, पहला पद ये है पूर्व पद। तो आप राज देखेंगे पूर्व पद, कुमार शब्द ये है उत्तर पद। तो आपके समास में हो सकता है आप कि वो समास का पहला वाला पद प्रधान हो, ठीक है, या हो सकता है कि उस समास के ये दोनों पद राज और कुमार दोनों शब्द जो है प्रधान हो, या ये हो सकता है केवल उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई भी पद प्रधान ही ना हो। अब ये प्रधानता का मतलब क्या है? क्योंकि समास में सबसे बड़ी समस्या यही है, प्रधान का मतलब क्या है? प्रधान का मतलब यह मुख्य से संबंधित है। प्रधान से जो मतलब है वो मुख्य से संबंधित है। अब ये मुख्य क्या होता है तो उसको भी जानते हैं। थोड़ा सा इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, अपने ऊपर और नीचे समझते हैं। देखिए, हम अगर बात करेंगे प्रधान क्या होती है, तो अगर हम आपसे पूछें कि जरा आप बताइए शेर, तो आपने क्या कहा? शेर। आपके मस्तिष्क में उसको जरा सोचिए, जैसे बोले सेब, जैसे बोले अंगूर, ठीक है, जैसे बोले ठीक है, उसे लेके के अब देखिए कुछ शब्द यहाँ लिखे हैं, जरा इन सारे शब्दों को ध्यान से समझिए। हमने यहाँ पे कुछ शब्द लिखा, इन शब्दों के ध्यान देखिए। हमने बोला शेर, आपने शेर पढ़ा, सोचा, आपने पढ़ा सेब, आपने सोचा अंगूर, आपने सोचा ये क्या लिखा है रघुवंश, आपने सोचा रंगमर्द, आपने सोचा बसई, सोचा। इनमें अब जरा बताइए कि आपके मन मस्तिष्क में क्या शेर का चित्र उभरा? आपके मस्तिष्क में शेर का चित्र उभरा? आपके मस्तिष्क में सेब का चित्र उभरा? आपके मन में अंगूर का चित्र उभरा? तो आप कहेंगे हाँ उभरा। हमने शेर बोले तो मेरे आंखों के सामने, मेरे मन मस्तिष्क में शेर का चित्र उभर गया, मैंने शेर के चित्र को अनुभव किया। सेब बोले, सेब के चित्र का अनुभव किया। अंगूर बोले, अंगूर के चित्र का अनुभव किया। लेकिन जो रघुवंश बोले, ये मेरे मन मस्तिष्क में इसका कोई चित्र नहीं उभरा, क्योंकि मुझे ये नहीं जानती ये कोई शब्द होता है या नहीं, ये नहीं पता। तो ये जो हम कह रहे हैं इसी को कहते हैं अप्रधान। ठीक है, जिनका ना बने वो हमारा अप्रधान था, वो प्रधान है। जिसका चित्र बन जाए, जिसके हमारा महत्व हो, वही प्रधान होता है। जिसका चित्र आपके मस्तिष्क में उभरे वो प्रधान होता है। वो क्या होता है? प्रधान। हमने बोला सेब, आपके मस्तिष्क में उभरा, हाँ सेब, इसका ये क्या हो गई? प्रधान हो गई। ठीक है, हमने बोला अंगूर, तो ये क्या है? यही प्रधान है, यही इसका मुख्य होता है। आप समझ में आया? जिसका हमारे मस्तिष्क में चित्र उभरता हो, जिनके बारे में जानकारियां हासिल होती है, जिनका महत्व होता है, वो होती है प्रधान। ठीक है, जैसे बसई, क्या है होता है बसई? जानते हैं क्या? नहीं जानते। क्या रंगमंड, क्या जानते हैं क्या? नहीं जानते। ये कुछ होता ही नहीं है। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके बारे में हमें
सटीक जानकारियां नहीं मिल पाती है वो अप्रधान होता है। जिनके बारे में परफेक्ट जानकारियां होती, जिनकी परफेक्ट होती है, उसकी बहुलता होती है, उसकी प्रधानता होती है, उसकी मुख्यता होती है, वही प्रधान होता है। तो आप समझ आगे प्रधान क्या होगा कि हम जब शब्द में देखेंगे, शब्द में हमारे पास दो शब्द आएंगे, ठीक है। उन दो शब्दों में से सबसे अधिक महत्व किन शब्दों को दिया जा रहा है, अगर हम ये बात पकड़ पाते हैं तो समास हमारे हाथों में होगा। समास को छुआ समझ पाएंगे नहीं तो अन्यथा समास की लाख परिभाषा पढ़ लेंगे पर हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। समास को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहली बात ये समझना होता है कि उसकी प्रधानता क्या है। अगर प्रधानता समझ लिए समास समझ लिए, नहीं समझे समास को नहीं समझ पाएंगे। तो प्रधानता दिमाग में बैठाइए कि हमारे पास जब भी आएगा शब्द तो अक्सर समास में दो शब्द आते हैं, सामान्यतः दो शब्द आते हैं। कई रेयर केस में तीन शब्द हो सकते हैं, चार शब्द हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समास में दो शब्द होते हैं जुड़े हुए, है ना। और कभी कभी दो शब्द भी नहीं, केवल एक ही शब्द जुड़ा होता है, कुछ उपसर्ग कुछ प्रत्यय जुड़ा होता है। तो इस अवस्था में आप इस बात को अनुभव करेंगे कि समास में जहां एक शब्द ही होगा वो समास में सीधी साफ समझेंगे कि वो समास में कोई पद प्रधान ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि पूर्व पद उत्तर पद बनेगा ही नहीं। जहां पूर्व पद उत्तर पद बन रहा है तो आप इस बात को अनुभव करेंगे जहां पूर्व पद प्रधान हो रहा है वो कौन सा समास है, जहां उत्तर पद प्रधान हो रहा है वो कौन सा समास है। तो हमारे ख्याल से ये प्रधानता पे हमने बहुत सारी बातें बता दिया। अगर समझ में आई तो ठीक, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कीजिएगा, फिर से दोबारा सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो अगर फिर भी ना आए तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, अभी बताएंगे, उसको सही से समझने का प्रयास कीजिए फिर, क्योंकि ये कोई साधारण सी चीज है नहीं जो ऐसे बोले और आपको मस्तिष्क में आ जाएगा। इन्हें अभ्यास कीजिए। समास को पहली बात प्रधानता पे समझने का प्रयास कीजिए, इसकी मुख्यता को समझिए। अगर वो समझ लिए तो ठीक, नहीं समझ पाए उनकी अभ्यास को कीजिए। और जब अभ्यास करेंगे तो फिर आपको इस बात का समझ आएगा कि ये जो हम प्रधानता वाली बात कह रहे थे ये बात वास्तव में है क्या चीज, क्योंकि पूरे समास इसी पे टिका हुआ है और ये इसी बात को लेकर के समास में परेशानी रहती है। तो चलिए जानते हैं प्रधानता के आधार पे समास के प्रकार। समास के प्रकार जो है किसके आधार पर, प्रधानता के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। कितने, पूर्व पद प्रधान है एक, क्या लिखे, पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान क्या होता है, पूर्व का मतलब पहला, यानी कि ऐसा शब्द जिसके पहले पद प्रधान हो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। सबसे फर्स्ट वो अव्ययी, अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं, ठीक है। अब दोनों पद प्रधान हो, यानी जिस शब्द के दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो वो द्वंद्व समास होते हैं। क्या होते हैं, द्वंद्व समास, ठीक है। इसको कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है, द्वंद्व समास। अब जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, अप्रधान का मतलब कई सारे जगहों पे इसे गौण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, गौण, यहाँ लिख देते हैं, अप्रधान को ही गौण कहा जाता है। हो सकता है अपनी भाषा में कई बार गौण शब्द भी लिखा रहे, ठीक। तो ये जो गौण जो कहते हैं अप्रधान को ही गौण कहा जाता है, अर्थात इसका महत्व ना के बराबर हो। जहाँ दोनों पद अप्रधान हो या गौण हो उस जगह पे उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो ये क्या होता है, इसमें अक्सर अगर पहचानेंगे तो होता क्या है इसमें एक्चुअल में, कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनके सीधे से अर्थ निकलता है कोई तीसरा, जैसे कि ईश्वर का नाम, किसी देवता का नाम, किसी दानव का नाम, है ना। और अक्सर आप जो पर्यायवाची शब्द जो पढ़ते हैं वो सारे जितने शब्द आते हैं हिंदी में वो अक्सर वो बहुव्रीहि समास में आते हैं जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक ना। अभी एग्जाम्पल्स लेंगे तो आप बहुत अच्छा समझ पाएंगे। तो जिसके दोनों पद प्रधान हो वो बहुव्रीहि समास होते हैं, जिनके दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास होते हैं, जिसके प्रथम पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास होते हैं। अब एक बचा उत्तर पद, जिसके कि दूसरा वाला शब्द क्या हो, प्रधान हो। जिनके उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो कहोगे सर हमने तो समास पढ़ा था, समास के 6 भेद होते हैं, पर आपने तो समास के 4 भेद बताया। ठीक है, तो देखिए प्रधानता के आधार पर समास 4 भेद। अब इन्हीं में से जो है अविभाव समास के पहले पद प्रधान, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान, ठीक है, बहुव्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान, लेकिन तत्पुरुष समास के उत्तर प्रधान। और तत्पुरुष समास से ही दो समास निकला है, तत्पुरुष समास से ही दो समास निकला है। एक का नाम है
द्विगु समास और एक का नाम है कर्मधारय समास। देखिए, एक का नाम है द्विगु समास और एक का नाम है कर्मधारय समास। एक का नाम है कर्मधारय समास। अब अगर देखें तो समास टोटल आपके 6 हो गए। देखिए, गिनती कीजिए, 1 2 3 4, ठीक है, 5 और ये आपके 6 हो गए। इस तरह देखें तो समास के टोटल 6 भेद हैं। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पे कहोगे सर उत्तर, हमने प्रधानता का दाता अगर समझ गया, 3 समास तो क्लियर है। चौथा समास जो है ये उत्तर पद में, यानी इसका उत्तर प्रधान तत्पुरुष समास का है, तत्पुरुष समास के साथ द्विगु समास का भी है और साथ में कर्मधारय समास का भी है। इसके अलावा भी और एक समास होता है जिसको कहते हैं नई समास। ठीक है, तत्पुरुष समास के भी कई सारे भेद हैं, वो सारे आगे पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास के बाद भी, द्विगु कर्मधारय समास के बाद भी एक नया नया पढ़ा जाता है, इसको नई समास भी कहते हैं। तो वो जब लास्ट में जब पढ़ेंगे तो वो उस वक्त बता देंगे। अभी बस इतना समझिए, अगर आपसे पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं तो आप सीधा बताइए समास के 6 भेद है। समास के भेद कितने? तो 6। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ जाए तो चलिए, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले अविभाव समास को पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा समास को पढ़ेंगे? अविभाव समास को पढ़ेंगे। सॉरी, हाँ, अविभाव समास को पढ़ेंगे। पहला अव्ययी भाव समास। ठीक है, पहला पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब ये अव्ययी भाव समास को पढ़ते हैं। इसका क्या होता है? तो सीधी बात है, अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, लिखेंगे जिस समास का, लिखिए जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो तथा कोई अविकारी शब्द। अब ये अविकारी शब्द क्या होता है? साधारण समझने के लिए आप अब ये शब्द, अगर कभी आप अब ये पढ़े हो तो फिर समझ जाओगे। अब ये शब्द, ठीक ना, अथवा कोई उपसर्ग हो, कोई उपसर्ग हो तो वहाँ अव्ययी भाव, तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी समास होता है। ठीक है, अब देखिए, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो तथा कोई अविकारी शब्द, यानी पूर्व पद प्रधान हो। अब कैसे पहचानोगे? क्योंकि प्रधानता तो सभी को आती नहीं है। ठीक है, प्रधानता हमने बताया फिर भी आपके मस्तिष्क में नहीं आई होगी, बहुत कम बच्चों को आती है। ठीक ना, बहुत सारे शिक्षकों को भी नहीं आती है पहचान में। और ये जाहिर सी बात है, ये एक अभ्यास की चीज है, ये अभ्यास होने के बाद ही आपको समझ आएगी प्रधानता और अप्रधानता। विद्वानों ने अपनी सूझबूझ से परिभाषा बनाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सभी की समझ की बात नहीं, क्योंकि हर एक शब्द के बारे में जानकारी होना जरा सा मुश्किल होता है। तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो तो उसे अविभाव समास कहते हैं। साथ ही आपको एक बात याद रखना, अविकारी शब्द यानी अव्यय शब्द। तो चलिए, इसके बाद जो होगा हम अविकारी शब्द के बारे में भी डिटेल से बता देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी आप समझिए, जितने आप उपसर्ग प्रत्यय पढ़े हैं, उपसर्ग प्रत्यय ये सारे जो आते हैं वो सभी अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे यथा, बे, आ, ठीक है, कुछ प्रमुख हम लिखा भी देंगे, ये सारे होते हैं अविभाव समास। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण भाग एक नोट में, अगर अविभाव समास में एक और खास आता है जो अक्सर पूछे जाते हैं, किसी शब्द के, ये लिख देते हैं, किसी शब्द की आवृत्ति इसमें लिखना है।
किसी शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब समझते हैं? आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, ठीक है। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, ठीक है, यानी रिपीट जिसको कहते हैं, दोहराना। यानी आवृत्ति होने पर भी अविभाव समास होते हैं। अविभाव समास होते हैं। देखिए जैसे कई बार होता है, जैसे बारंबार, जैसे बार बार दो बार शब्द है तो वो अब क्या हो जाएगा, अविभाव समास हो जाएगा, ठीक है। जैसे बोलेंगे धीरे धीरे, बोले दो शब्द आए रिपीट हुआ, ये कभी भाव समास, सीधे सब पहचाने जहाँ पे दो शब्द लगातार, जैसे कि कभी बोले दो दो, जैसे दो दो बोले यानी दो का रिपीट हो गया, अब कभी भाव समास हो गया, तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब इनकी पहचान, अविभाव समास की साधारण हम आपको नॉर्मली इसकी पहचान बताते हैं, इस पहचान को भी नोट कीजिए आप, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी पहचान लिखते हैं नीचे, पहचान, ठीक है। देखिए पहचान में कुछ खास बिंदु हम बनाते हैं। फर्स्ट बिंदु, ठीक है, शब्द की शुरुआत, सुनिए, अविभाव समास यदि शब्द की शुरुआत, शब्द की शुरुआत में, शब्द की शुरुआत में भर, यदि शब्द की शुरुआत में आपको भर शब्द दिखे, ठीक है, सॉरी, हाँ, शब्द की शुरुआत में यदि आपको भर शब्द दिखे, भौर और भर। दूसरा, यदि आपको नीर शब्द दिखे, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको शब्द की शुरुआत में कहीं पड़ती शब्द दिखे, ठीक है, जो प्रचलित है उसको लिखते हैं। यदि आपको शब्द की शुरुआत में यथा शब्द दिखे, ठीक है। यदि आपको शब्द की शुरुआत में बे शब्द दिखे, यदि आपको आ शब्द दिख जाए, ठीक है, यदि आपको वो शब्द दिख जाए कहीं पर, शब्द की शुरुआत में बात कर रहे हैं, यदि वो शब्द दिख जाए, या आपको उप शब्द दिख जाए, ठीक है, या अधि शब्द दिख जाए, ठीक, यदि आपका अनु शब्द दिख जाए, आदि करते हैं, ठीक है। ये सारे जो है उपसर्ग हैं, जितने लिखा है उपसर्ग है। अब ये है, ठीक है, आदि शब्द, आदि शब्द मिल जाते हैं, ये इसकी पहली पहचान। यदि शब्द की शुरुआत में भर, नीर, प्रति, यथा, बे, आ, ब और उप, अधि, अनु आदि शब्द अगर मिल जाता है तो वो अविभाव समास होता है। पहला पहचान, अगर आपने दो, ये तो प्रमुख पहचान हो गया, और दो विशेषताओं के रूप में, यानी पहचान में ही दो बिंदु और लिखते हैं। ये शायद अगर आप पढ़े होंगे तो समझ में आए, क्योंकि अभी ये सब टॉपिक है नहीं जो हम आपको पूरी डिटेल से बता पाए। हाँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल से बता देंगे। देखिए इसका समस्त पद, इसका समस्त पद वाक्य में, सॉरी, हाँ, वाक्य में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का काम करती है, क्रिया विशेषण का काम करती है, ठीक है। तो आपको क्रिया विशेषण का अगर जानकारी नहीं है तो फिर आपको ये सब, ये लाइनें आपको समझ में नहीं आएगी। क्या होता है इसमें समझता है, इसका जो समस्त पद है, अगर वाक्य में, यानी इनके जो भी शब्द बने होंगे, अगर इनको हम वाक्य में प्रयोग करें तो वो क्रिया विशेषण के जैसा काम करता है, तो ये भी एक पहचान हो सकती है। तो पर समस्या यहाँ की क्रिया विशेषण में समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही, सामान्यतः बच्चों की नहीं आती है। हाँ, वैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो फिर उनको समझ में आएगी, तो आपको इससे घबराने की बात नहीं है ना। ये अगर आप मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, इंटर के एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए इतनी जानकारी इनफ है, पर्याप्त है, ठीक है। हाँ, अगर कोई शिक्षक हैं जिन्हें अच्छी करती नॉलेज को बढ़ाना है तो फिर उनके लिए हर एक चीज की जानकारी होना जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने हर एक चीज पर जानकारी हासिल की है।
तो आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए इतनी जानकारी काफी है। एक बिंदु और लिख देते हैं, इसका समस्त पद, इनका समस्त पद लिंग, वचन, कारक तथा काल से अप्रभावित रहता है। इसका मतलब समझे? इसके जो समस्त पद होते हैं, यानी कि अविभाव समास के जो समस्त पद होते हैं, उनमें ना तो लिंग का यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, इस सब से कोई मतलब इन शब्दों को नहीं है। वचन से भी कोई मतलब नहीं, वो एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में है, किसी भी वचन में इससे कोई मतलब। ऐसे तो हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत यहाँ बाकी नहीं होती, तो बस हिंदी में एक वचन और द्विवचन। क्लियर? इसका जो समस्त पद है उसमें ना तो लिंग का कोई प्रभाव होता, ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग का, ना वचन का प्रभाव होता, ना तो कोई कारक का होता। आप जानते हैं 8 कारक होता है ना, जैसे आप पढ़े होंगे, कर्ता नहीं, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अहो, अजय, इस प्रकार से। और ना तो किसी प्रकार से काल से, अब जैसे पढ़ेंगे भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। ठीक है, तो ना तो इस पर कोई काल का प्रभाव पड़ता है। तो ये होता है अविभाव समास के। अब इसके कुछ उदाहरण, इस देखिए, इसके उदाहरण भी हम जितनी बता रहे हैं, ये सारे उदाहरण को आप नोट कर लेंगे। हम एक पीडीएफ के रूप में इसे कुछ उदाहरण को दिखाते हैं। पहले यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ समझिए। जैसे हमने एक शब्द लिखा आजीवन, सॉरी, हाँ, चलिए, तो हम यहाँ लिखते हैं उदाहरण के तौर पे, लिखते हैं उदाहरण, उदाहरण लिखते हैं, एक शब्द लिखते हैं आजीवन, आजीवन। ठीक है, आजीवन अगर इसका विग्रह करें तो होता है जीवन के अंत तक, जीवन के अंत तक, इसी को तो कहते हैं आजीवन। आजीवन किसे कहते हैं? जीवन के अंत तक समय को आजीवन कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप बोले कि यह शब्द कौन सा समास, अब सीधी पहचान कैसे कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर प्रधान ढूंढे इसे कि पूर्व प्रधान है या फिर नहीं है, क्योंकि पूर्व प्रधान होता है तो आज अविभाव समास होता है। पर यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि पूर्व पद क्या है, तो फिर उसके लिए हमने ये चीज लिखा। चलिए, आपको पूर्व पद नहीं आ रही, अब इसको समझिए। क्या इनमें से आपको कोई दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर आ शब्द तो दिख रहा है। तो चलिए, आ दिखा, मतलब ये हमारा हो गया अविभाव समास। देखिए, आ शब्द दिखा, ये आपके अविभाव समास। क्लियर? तो ऐसे पहचान होती है। ठीक है, ये है अविभाव समास। अब कुछ जैसे शब्द लिखें, समक्ष, क्या लिखें? समक्ष। अब कहोगे सर समक्ष ये क्या होता है? अगर इसका विग्रह करें तो होता है अक्ष के सामने। अब बोलोगे सर ये अक्ष क्या होता है, हमको तो अक्ष भी नहीं पता। तो अक्ष का मतलब होता है आंख। ठीक है, अब साधारण सा शब्द है, अब कभी पर्यायवाची नहीं पढ़े होंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। अक्ष का मतलब होता है आंख। ठीक है, और समक्ष का मतलब हुआ आंख के सामने। ठीक है, तो अब देखेंगे अक्ष यानी आंख के सामने को समक्ष कहते हैं। अब अगर पूछे कि ये शब्द में कौन सा समास है, तो अब यहाँ समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें प्रधानता समझ नहीं आती कि समक्ष मतलब अक्ष के सामने। अब ना तो शब्द का अर्थ मुझे पता है ना कुछ, तब इस जगह में काम आता है। क्या इसमें हम इस बात को ढूंढते हैं कि इसमें कोई अवयव शब्द है, क्या इसमें कोई उपसर्ग है? अगर देखिए इसका, तो हम जानते हैं सम शब्द दिख रहा है, तो क्या हम यहाँ पे जो लिखे हैं इनमें कहीं पे है? तो कहीं सर यहाँ भी कुछ नहीं लिखे हैं। तो यहाँ हम जो लिखे हैं केवल प्रमुख शब्द, सारे शब्द लिखे हैं जिनका अधिक से अधिक प्रयोग होता है अविभाव समास में। इसके अलावा भी हमने आदि शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो इसके लिए आपको पढ़ने से पहले आप जाइए, उपसर्ग होगा, कोई भी व्याकरण को उठाइए, उसमें उपसर्ग जितना भी है सभी में, जैसे हिंदी में होता है 20-22 करके, उस तरह संस्कृत का कुछ होते हैं उपसर्ग, सभी उपसर्ग को पढ़िए। फिर उसमें अव्यय शब्द को ढूंढिए, उस अव्यय शब्द को पढ़िए। ठीक है, आपको अगर समास पूरी तरह से क्लेरिफाई करना है
कि हमें कभी भी कहीं से पूछे, हमें हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो जाके आप उपसर्ग को पढ़िए, जितने उपसर्ग हैं, अब ये जितने सारे अव्यय को पढ़िए, तो फिर आपको समझ में आएगी कि इन सारे शब्दों में जो है, उन सारे शब्द का जो प्राथमिक अक्षर जहाँ पे मिल रहा है वो सभी सभी अव्ययभाव समास में रखा गया है। अब देखिए समक्ष में या सम जो अक्ष जैसे लिखे, सम शब्द एक उपसर्ग का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे उपसर्ग का भी काम कर रहा है, ठीक है, कई जगह अव्यय का भी काम करता है, तो लेकिन ये प्राय उपसर्ग का ही काम करते हैं सम। तो जैसे सम उपसर्ग का काम कर रहा है तो हम इसे अविभाव समास में रख देते हैं। समक्ष शब्द क्या आता है? अविभाव समास, यानी कि अक्ष के सामने। आपको सर हमें प्रधानता के आधार पर बता ही नहीं रहे, ठीक है। तो प्रधानता के आधार पर इनमें समझना थोड़ी सी मुश्किल है ना। अगर हम अपनी अर्थ की दृष्टि देखें तो हम समझ पा रहे हैं कि समक्ष, क्योंकि हमें अर्थ पता है, ठीक है ना। समक्ष यानी अक्ष के सामने, जैसे हम बोले आंख के सामने, ठीक है। तो हमारे पास दो शब्द आ रहे हैं, हमारे पास अक्ष भी आ रहा है, सामने भी आ रहा है। हमने अक्ष भी आ रहे हैं और सामने भी आ रहे हैं, तो हमने इस दृष्टि से लगा लिया, हमने इस बात को समझ पाया क्योंकि हमें अर्थ पता है समक्ष। तो हमने जानता है कि समक्ष का मतलब होता है अक्ष, मतलब आंख के सामने। तो हमने इस बात को, जो मेरे पास आंख है तो प्रथम शब्द जो है वो आंख है। तो हमारे पास जो प्रधानता है प्रथम शब्द का आंख का है, सामने से नहीं, क्योंकि आंख ना रहे तो सामने का पता नहीं। तो प्राथमिकता मुझे आंख की मिल रही थी, इसलिए प्रधान क्या हो गया? आंख यानी अक्ष। इसलिए हम समझ पा रहे हैं जो आंख शब्द है ये हमारे लिए प्रधान है। लेकिन अगर तुम शब्द में ढूंढने जाओ तुम कहोगे सर हम अगर संधि करते हैं तो ये सम शब्द आ गया था, अक्ष पीछे आ रहा, तो यहाँ देख करके कहेंगे सर दूसरा शब्द है, ये तो उत्तर प्रधान है। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कहेंगे सर आजीवन में हमें तो जीवन शब्द दूसरा दिख रहा है, अलग दिख रहा है, जीवन अलग दिख रहा है, तो जीवन दूसरा वाला है, यानी उत्तर प्रधान है। तो फिर ये दूसरा समास होना चाहिए, तत्पुरुष समास होना चाहिए या अन्य समास होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, आपको शब्द की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। बिना शब्द की जानकारी का, बिना शब्द के अर्थ को जाने हुए हम समास के बारे में पूरी तरह से क्लियरफाई नहीं हो सकते हैं। हाँ, आपको एग्जाम देनी है, एग्जाम देने के लिए हमने बता चुके हैं, इसको सही से पढ़िए। और आपके इसके लिए हम उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए हम अभी उदाहरण आप लोग को दिखा रहे हैं। ये रहा उदाहरण, ठीक है। अभिभाव समास के जितने भी हैं सभी ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, ठीक है। अभिभाव समास के उदाहरण है। अब इसे पढ़िए ध्यान से, हमने कुछ के अर्थ भी लिखे हैं। हमने पीडीएफ एक दिया है आजीवन, आजीवन जैसे जीवन के अंत तक, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ शब्द दिख रहा है, ये आपका अभिभाव समास है। आमरण आ शब्द दिख रहा है, अभिभाव समास है। निर्विवाद, निर शब्द आ रहे हैं, बिना विवाद के, अगर विग्रह करेंगे तो बिना विवाद के, और निर का अर्थ ही होता है बिना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं निर्विवाद बिना विवाद के अभिभाव समास। जैसे प्रतिदिन, प्रति शब्द आया, हमने वहां लिखा चुके हैं। तो आपका प्रतिदिन का अगर विग्रह करते हैं तो हर एक दिन आता है, ठीक है। तो आपका यह अभिभाव समास। जैसे लाजवाब, ला शब्द आया ना, ठीक ना, जिसका जवाब न हो उसे लाजवाब कहते हैं, ठीक ना। तो ला शब्द है आपका, यह अभिभाव समास है। जैसे अकारण और शब्द आया, ये भी बिना कारण के, ठीक है, विग्रह कर नहीं पाता है, ये भी एक अविभाव समास। जैसे यथा सामर्थ्य, जैसे यथा शब्द जहां दिखा आप आंख बंद करके बताइए अविभाव समास है। जैसे अनुसरण, अनु शब्द दिखा आप सीधे बताइए क्या है? अविभाव समास। यथा शब्द दिखा, बोलिए अविभाव समास। यथा शब्द दिखा, अविभाव समास। यथा दिखा, अविभाव समास। अब देखिए यथाशक्ति, यथास्थान, यथास्थिति, यथा योग्य, ये आपके अविभाव समास है। प्रतिध्वनि, ठीक है, प्रति शब्द दिखा, अविभाव समास। प्रतिक्षण, अविभाव समास। आकंठ आदि का अविभाव समास। यथा जीवन, ठीक है, ये भी आपके क्या है? अविभाव समास, ठीक है। जब तक जीवन है उसे यथा जीवन कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं यथा जीवन, थोड़ा सा कट गया है, नहीं, जब तक जीवन है। प्रतिघात, प्रति दिखा, घात के बदले घात, प्रतिघात कहलाता। अगर किसी को मारेंगे तो वो भी मारेगा, एक उसे घाव देंगे तो वो मुझे घाव देगा, ये होता है प्रतिघात। अगर किसी को चोट पहुंचाए तो चोट के बदले चोट मारा, ये होता है प्रतिघात, ठीक है। प्रति शब्द, जैसे भर शब्द दिखा, आप क्या बोलेंगे? अविभाव समास। निर्भय, निर शब्द दिखा, अविभाव समास। प्रत्यक्ष, प्रति जोड़ अक्ष, प्रति मतलब आगे, ठीक है, अक्ष का मतलब आंख, आंख के आगे। समक्ष, देखिए आंख के सामने है अक्ष, ये होता है अविभाव समास। जैसे बेधड़क, बिना धड़कन के, यानी बिना घबराहट के, ठीक है। तो ये जो बे शब्द दिख रहा है ये अविभाव समास। जैसे बखूबी, ब दिख रहा है, बिना, ये भी अविभाव समास। जैसे प्रति एक, प्रति और एक, अगर आप देखें तो हर एक होता है। यहाँ भी प्रति शब्द दिख रहा है, ये भी क्या है? अगर संधि कर ले तो समझ में आ जाएगा, प्रति,
तो ये भी अविभाज्य समास। यथाशीघ्र, यथाशब्द, ये भी आपका अविभाज्य समास। जैसे बेलगाम, बे शब्द दिख रहा है, ये भी अविभाज्य समास। प्रति उपकार, प्रति आजोड़ उपकार, अगर ना समझ आया तो कम से कम संधि कर लीजिए, अर्थ में समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, संधि वगैरह क्यों किया जाता है? अर्थ को समझने के लिए। प्रति उपकार, उपकार के प्रति उपकार। बेफायदा, बिना फायदा के। बेखटके, बिना खटक या डर के। बारंबार, कई बार, ये भी देखिए शब्द रिपीट हुआ। यहाँ देखिए बारंबार, आपको सर बारंबार कहाँ है? यहाँ बार और यहाँ भी बार, देखिए दो बार आया कि नहीं है? ये है आपका अविभाज्य समास। जहाँ शब्द की रिपीट हो जाए वो समास, वो शब्द सीधे आपको बताइए अविभाज्य समास। जैसे दिनों दिन, देखिए दिन और दिन रिपीट हुआ, ये भी आपको क्या? अविभाज्य समास। जैसे धीरे धीरे अविभाज्य समास, एक एक अविभाज्य समास, दो दो अविभाज्य समास, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, ये सभी अविभाज्य समास। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए क्या अविभाज्य समास से जुड़ी हुई कोई भी आपकी बात हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। और आप जरूर बताइए क्या हमें इस समास में समझ में आया या नहीं आया, क्या इस समास में हमें और कोई दिक्कत है, और कुछ मुझे जानकारी लेनी है, उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या नेक्स्ट वीडियो में जैसे बताइएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग को इसके बारे में कैसा लगा वो बताइएगा। तो चलिए अभी यहीं नहीं खत्म होगा, इसके अलावा और में 5 समास बचा हुआ है। पहला तो अविभाज्य समास पढ़े। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसके लिए आपको घबराना नहीं है, एक ही वीडियो में सारे खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं द्वंद्व समास। देखिए दूसरा हमने पढ़ा था ये पूर्व पद प्रधान। ठीक है, अब हमने पढ़ा था द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, जिसके दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। प्रधानता का मतलब बताए थे आपकी, जिनके मन मस्तिष्क में मस्तिष्क छवि बन जाए, उसकी प्रधानता, उसकी मुख्यता आपको समझ में आ जाए। ठीक है, उसकी महत्वता समझ में आ जाए, वो होता है प्रधानता। चलिए दूसरा समास है आपका, वो पहला पढ़े। अब ये हमारा दूसरा। देखिए इससे पहले हमने जो पढ़ा वो था पहला। हमने जो पढ़ा वो था पहला। ठीक है, ये जो हमने जो पढ़ा ये था पहला। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये 1 नंबर का था, और अभी जो पढ़ रहे हैं ये है हमारा 2 नंबर का, जिसका नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? तो सीधा सा क्लियर है, जिसके दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास होता है। लिखते हैं, आप लोग भी लिखिए, नोट कीजिए कॉपी में, नोट कीजिए। जिस समास के, सॉरी थोड़ा सा, हाँ, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, प्रधान होते हैं, लिख देते हैं, होते हैं, तथा तथा दोनों पदों में, तथा दोनों, सॉरी, हाँ, दोनों पदों में या तो, दोनों पदों में या तो पूरक का, या तो पूरक का संबंध, पूरक का संबंध, या विलोम का संबंध। अब कहिए होगी ये क्या होता है? विलोम का संबंध पाया जाता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है, और द्वंद्व समास होता है। ठीक है,
अब समझिए द्वंद्व समास क्या होता है। हमने सीधा सीधा परिभाषा शुरुआत में बता दी। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास होते हैं। सीधा से जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास होते हैं। जब बचपन से 1 क्लास 2 क्लास 5 क्लास 6 क्लास होंगे उस वक्त आप लोग रटे होंगे। ठीक है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या उतने समय समझ में आ जाएगी? क्या वही हमारे द्वंद्व समास होते हैं? नहीं, अगर आप चलेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें द्वंद्व समास में। अब देखिए द्वंद्व समास के जो दोनों पद हैं या तो पूरक का संबंध होता है दोनों शब्दों के बीच। सॉरी, ये थोड़ा सा, हाँ, द्वंद्व समास में अगर देखें तो दोनों पद दोनों शब्दों में पूरक का संबंध होता है या फिर विलोम का मतलब उल्टा का संबंध पाया जाता है। ठीक है, वहां द्वंद्व समास होता है। अब देखिए द्वंद्व समास भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप देखिए द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास कितने प्रकार के? द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं, आज तक तो पढ़ेंगे द्वंद्व समास बस एक ही, लेकिन द्वंद्व समास को समझने के लिए भी आगे हमको बढ़ना होगा अच्छी बात समझने के लिए। द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। ये खैर आपका मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स और इंटर के एग्जाम में ये सवाल आपके पूछने वाले नहीं है कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। हाँ, लेकिन समझने के लिए हमें जरूर पढ़ना चाहिए ताकि हमें अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि शब्द कुछ भी आ सकते हैं उनके बनाने के लिए। ठीक है ना। द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। पहला वैकल्पिक द्वंद्व समास। पहला क्या था? वैकल्पिक द्वंद्व। आपको सर ये नाम कैसा है? वैकल्पिक द्वंद्व। हाँ, जो कॉम्पिटिटिव का होंगे या जो हिंदी क्षेत्र से आगे बढ़े होंगे तो उनके लिए जानकारी होगी जरूर। अगर नहीं है तो फिर यहाँ से आप जरूर कभी जरूर इसे समझने का प्रयास कीजिए। वैकल्पिक द्वंद्व। दूसरा इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व। ठीक है। तीसरा होता है, इसको ऊपर थोड़ा सा, हाँ, तीसरा होता है समाहार द्वंद्व। तीसरा क्या होता है? समाहार द्वंद्व। चलिए इन सभी को समझने का प्रयास करते हैं। द्वंद्व समास में या तो पूरक का संबंध या तो विलोम का संबंध पाया जाता है, वहां द्वंद्व समास होते हैं। और द्वंद्व समास भी 3 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो चलिए इसको हम एक पीडीएफ से समझ लेते हैं, आसानी होगी, जल्दी से हो पाएगी। हाँ, ये रहा द्वंद्व समास। ठीक है, इसको बीच में थोड़ा, हाँ, ठीक है, दिखा दे रही है। चलिए सही रूप से, हाँ, चलिए देखिए द्वंद्व समास यहाँ पे हिसाब से लिखिए। जिस समास के, देखिए जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों में या तो पूरक का संबंध या विलोम का संबंध पाया जाता है, वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास भी 3 प्रकार के होते हैं। वैकल्पिक द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। ठीक है, पहला पढ़ते हैं वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व समास। देखिए वैकल्पिक द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच जहां दोनों पद अथवा शब्द से, ध्यान दीजिएगा कौन शब्द से? अथवा शब्द से जुड़े होते हैं, वहां वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। वैकल्पिक नाम से क्लियर है, विकल्प या तो ये या तो वो, जिसे कहते हैं ना, ठीक ना, जैसे कहते हैं कि एक चिंटू और पिंटू है, तो कहते हैं नानी के यहाँ या तो चिंटू जाएगा या पिंटू जाएगा। चिंटू या पिंटू नानी के यहाँ जाएगा, तो मतलब हुआ या तो चिंटू जाएगा या तो पिंटू जाएगा, दोनों तो जा नहीं सकता। ठीक है, तो वही हाल होता है यहाँ वैकल्पिक में, या अथवा या तो ये या तो वो। बस में चलिए, जैसे इसमें क्या होता है वैकल्पिक द्वंद्व में, अथवा शब्द से मतलब एक का होगा दूसरा नहीं, है ना। और इसके बीच में सबसे बड़ी बात है विलोम का संबंध पाया जाता है। किसका? विलोम, सॉरी, हाँ, विलोम का। विलोम मतलब समझता है उल्टा, उल्टा शब्द पढ़े होंगे, ये उल्टा का संबंध पाया जाता है। जैसे पाप पुण्य। अब देखिए पाप पुण्य, यदि पाप किया होगा तो पुण्य नहीं, पुण्य किया होगा तो पाप नहीं, सीधी सी बात है। पाप अथवा पुण्य। देखिए अगर विग्रह करने पे अथवा शब्द जुड़ा होता है, विग्रह करने पे कौन शब्द आएंगे? अथवा। देखिए जितना है सभी एग्जाम्पल है।
जैसे देवासुर, देवासुर मतलब देव अथवा असुर, यानी देवता मतलब और राक्षस, ठीक है, यही होता है देवासुर। अब इसके अलावा जैसे लिखते हैं रात दिन, रात अथवा दिन, देखिए उल्टा है ना, देव का उल्टा असुर, रात का उल्टा दिन, आग का उल्टा पानी, जय का उल्टा पराजय, ठीक है। दिवा रात्रि, यानी दिवा का मतलब दिन होता है, यानी दिवस जो लिखे हैं दिवस अथवा रात्रि, दिवस का मतलब दिन, रात्रि मतलब रात, दिन अथवा रात। कर्तव्य अकर्तव्य, यानी कर्तव्य अथवा अकर्तव्य, यश अपयश, यानी यश अथवा अपयश, लाभ हानि, यानी लाभ अथवा हानि, धर्माधर्म, यानी धर्म अथवा अधर्म, ठीक ना। देखिए सब उल्टा है, धर्म का अधर्म, लाभ का हानि, यश का अपयश, कर्तव्य का अकर्तव्य, दिवा का रात्रि। तो इस तरह आप देखिए विलोम शब्द बहुत सारे आते हैं जो एक साथ जुड़ा हुआ होते हैं, ठीक ना। तो जो एक साथ जुड़े हुए शब्द आते हैं, ठीक ना, तो वो आपके द्वंद्व समास होते हैं। और देखिए द्वंद्व समास में अक्सर कई बार कई शिक्षकों के साथ या कई विद्यार्थियों इस बात को समझ बैठते हैं कि द्वंद्व समास मतलब योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह क्या होता है हम लोग को बता दें, दो शब्दों के बीच, जैसे हम लिखते हैं रात दिन, जब एक शब्द लिखना होता है इनके बीच में एक हाइफन देते हैं ना, इसी को योजक कहा जाता है। दो शब्दों को जोड़ करके रखने का जो काम करता है ये योजक चिन्ह होता है। जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह जुड़ा हो वो द्वंद्व समास होता है। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होता है, जैसे यहाँ देखिए नीचे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिख जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, अब ध्यान से गौर कीजिए, देखिए अन्य जल शब्द है, कहीं योजक चिन्ह डाला गया है क्या? सीताराम में डाला गया क्या? या गौरी शंकर में डाला गया क्या? लेकिन ये भी तो द्वंद्व समास है। तो अगर इस भ्रम में रहते हैं केवल योजक चिन्ह शब्दों के बीच में है तो वही हमारा द्वंद्व समास हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे इसमें देखिए यहाँ बताया, जैसे देवासुर में कहीं है क्या योजक चिन्ह? दिवारात्रि में कहीं योजक चिन्ह है क्या? या कर्तव्य और कर्तव्य में है क्या? नहीं है। तो फिर इस तरह करके नहीं, जैसे धर्माधर्म में है क्या? नहीं। तो योजक चिन्ह को लेकर के हमें कभी भी ऐसी भ्रांतियों को नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। तो रुक जाइए एक मिनट। चलिए, तो योजक चिन्ह को लेकर के हमें इस तरह कोई भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब देखिए पहला आपने देखा वैकल्पिक द्वंद्व समास के बीच क्या था, उल्टा का संबंध होता है। दूसरा आता है इतरेतर द्वंद्व समास। देखिए इतरेतर द्वंद्व समास में जहाँ दोनों पद और शब्द से जुड़े होते हैं वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास, और ये पूरक का संबंध होता है। किसका? पूरक का। अब ये पूरक क्या होता है, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। सीधी सी बात मुझे, एक के बिना दूसरा। जैसे हम कह सकते हैं खाना पानी, तो जीवन के लिए खाना भी जरूरी है पानी भी। अब ये नहीं कह सकते कि केवल खाना जरूरी है, केवल खाना जरूरी है तो आपको केवल खाना मिलेगा लेकिन पानी नहीं, क्या आप जीवित रह पाएंगे? नहीं, कहेंगे हमें खाना के साथ पानी भी चाहिए। जैसे बोलेंगे हवा पानी, तो जरा बताइए कि जीवन के लिए हम कह दे आपको कि हवा पानी, तो हमारे जीवन के लिए दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण है। हवा भी महत्वपूर्ण है, पानी भी महत्वपूर्ण है। तो जीवन के लिए जितना हवा जरूरी है उतना पानी भी जरूरी है। अब ये कोई कह सकता है कि नहीं हमें हवा दे दीजिए हम जीवित रह जाएंगे, पानी नहीं दीजिए, कितना देर? हवा अगर आपको दे दे 2 रोज, 4 रोज, 10 रोज मानते हैं, क्या इससे ज्यादा भी जीवित रह पाएंगे? अब बोलोगे सर पानी, ठीक है, तो सर पानी अगर आपको मिले हवा ना मिले तो आपको होगा सर हम कुछ दिन तो रह जाएंगे, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, फिर उसके बाद। तो हमारे जीवन के लिए जो है हवा भी जरूरी है और पानी भी जरूरत है। तो जब ऐसा स्थिति आ जाए जो हमारे लिए दोनों जरूरत हो तो इसी को कहते हैं पूरक। एक के बिना एक अधूरा है। जीवन के लिए हवा भी जरूरत, पानी भी जरूरत। हवा के बिना पानी नहीं, पानी के बिना हवा नहीं, क्योंकि जीवन के लिए दोनों महत्वपूर्ण है। जैसे बोलेंगे अन्न जल, तो खाने के लिए अन्न भी चाहिए और जल भी चाहिए, ठीक है, बस समझे। और अब दोनों सांस देखिए, दोनों पद आपको यहाँ प्रधानता देखने को मिल जाएगी। देखिए जैसे दोनों पद प्रधान, कैसे, जैसे उदाहरण देखिए पाप पुण्य। अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे थे कि प्रधान क्या होता है। पाप पुण्य, अगर आप देखें तो पाप का भी उतना महत्व है, पुण्य का भी उतना ही महत्व है। देवासुर, देव का भी आपके मस्तिष्क में चित्र बन रहा है, असुर का भी बन रहा है। रात दिन, तो आपके जीवन के लिए रात भी उतना जरूरी है और दिन भी जरूरत है कि नहीं है? देखिए रात और दिन, तो यहाँ बताइए दोनों शब्द महत्वपूर्ण है, दोनों आपके लिए महत्व रखता है, दोनों प्रधान है। यहाँ पे आग पानी, तो जरूरत बताए आग भी जरूरत है और पानी भी, है कि नहीं है? तो महत्वपूर्ण तो दोनों है, तो दोनों प्रधान हुआ यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे पूरा कथन, जैसे शिव पार्वती, क्या होता है ये? पार्वती के बिना शिव का कोई महत्व है?
नहीं, क्योंकि दोनों जोड़ी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये इनको पूर्ति करता है तो ये इनको पूर्ति करते हैं। ये होता है पूरक। शिव पार्वती, यानी शिव और पार्वती विग्रह करने पे और शब्द आता है। इतरेतर द्वंद्व समास में विग्रह करने पे और शब्द आता है। तो आपको इतरेतर नहीं, सीधे से आपको द्वंद्व समास पूछे जाएंगे, डायरेक्ट आप द्वंद्व समास पाएंगे। लेकिन जब आगे जाएंगे, अगर इन समझे रहेंगे तो वहां आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। जैसे लेकिन लोटा डोर, ठीक है, लोटा डोर विग्रह करेंगे लोटा और डोरी। जैसे कि दाल रोटी, दाल और रोटी, क्योंकि दोनों जरूरत है, दोनों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे दोनों देखिए, हरी हर, हरी और हर, हरी और हर दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो दोनों विग्रह हुआ। जैसे माता पिता, जितना माता की जरूरत है उतना ही पिताजी का, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये होता है द्वंद्व समास। जैसे राम लक्ष्मण दोनों महत्वपूर्ण है, राम और लक्ष्मण, ये आपके द्वंद्व समास है। जैसे गौरी शंकर, गौरी और शंकर, ये भी आपको द्वंद्व समास। सीताराम, सीता और राम दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक ना। जैसे हवा पानी, दोनों जरूरत है, हवा और पानी, तो ये आपके द्वंद्व समास होते हैं। तो आपने देख लिया एक के बीच, यानी कि वैकल्पिक द्वंद्व समास में उल्टा का संबंध पाया गया, इस तरह द्वंद्व समास पूरा का संबंध पाया गया। और अब समाहार द्वंद्व समास में क्या होता है कि उसके जैसे, यानी समाहार द्वंद्व समास में ये दोनों से अलग होता है। जब दोनों पदों में से उनके जैसे सभी पदों का बोध होता है, वहां समाहार द्वंद्व समास। जैसे कहते हैं ना कि एक से जैसे कुछ चीज, कुछ लफ्ज होता है जो एक के साथ दूसरा शब्द बोला जाता है। कई बार क्या होता है, एक शब्द बोलते हैं जो हमें प्रमुखता बोलना होता है, लेकिन उनके साथ साथ कुछ और शब्द बोलते हैं जिनका हमें जीवन में कोई खास महत्व नहीं होता। जैसे अगर किसी को बोलते हैं कि हमें पड़ोसी को रुपया देना है, तो हम ऐसे नहीं बोलते कि रुपया देना। अगर हम सीधी लफ्ज में कहे, तो हम देहात में अगर कहे या अपनी अगर रिदम में अगर कभी कहना चाहे, हम लोग सीधे कहते हैं कि हमें पड़ोसी को रुपया पैसा देना है, ठीक है, कहते ही नहीं कहते। तो पर रुपया तो देना है, पर पैसा भी देना है क्या? नहीं, पैसा नहीं देना है। पैसा का यहाँ खास मतलब नहीं है, इसका है रुपया का, पर देते दोनों ही, क्योंकि शब्द दोनों महान है, दोनों महत्वपूर्ण है। इस जस्ट दोनों पद इसमें की प्रधानता है, इसलिए ये द्वंद्व समास है। और इसमें वैसे शब्द को ही रखा जाता है जो शब्द उनके जैसे सभी पदों का बोध कराते हैं। एक है तो उनके जैसा ही दूसरे शब्द का बोध कराता है। जैसे लेन देन, दोनों एक जैसे शब्द हैं, ये लेना और देना, इसमें और अथवा इससे कोई मतलब नहीं, ये आपको जैसा विग्रह आता है वैसा आपको करना होता है। जैसे भूल चूक, देखिए भूलना तो ठीक है, पर ये चूकना क्या है? किसी को कोई चीज भूल हो गया तो कहते हैं भूल चूक माफ करें। तो भूल तो हुआ था दूसरी की, लेकिन ये शब्द एक चूक लगा देते हैं हम लोग। तो ये जो है आपका समाहार द्वंद्व समास आते हैं, जो एक जैसे शब्द को दिखाता है। जैसे जन्म मरण, ठीक है, आपको सर जन्म मरण सर उल्टा हो गया, ये तो हमें वैकल्पिक द्वंद्व समास रख देना चाहिए। हाँ, रख देना चाहिए, पर कई बार हम लोग बोलचाल की भाषा में सीधे एक बार बोल देते हैं, तो इस वजह से इन्हें समाहार द्वंद्व समास में रखा गया, ठीक है। जैसे हाथ पांव, ठीक है, दोनों आ गया, ये आपके समाहार द्वंद्व समास में आ गया, ठीक है, ये आपके द्वंद्व समास है। जैसे बोलेंगे घास फूस, अब घास तो है, साथ में फूस क्या है? तो ये तो दोनों आ गए, क्योंकि बोलचाल की भाषा है। तो ये जो बोलचाल की भाषा में जो एक के साथ दूसरे शब्द भी आ जाते हैं, तो ऐसे शब्द में समाहार द्वंद्व समास आते हैं। जैसे थोड़ा बहुत, ये आपके द्वंद्व समास है। जैसे चमक दमक, ये आपके समाहार द्वंद्व समास में आते हैं, यानी द्वंद्व समास सीधे से कह सकते हैं। जैसे बोलचाल, बोलना तो ठीक है, पर इस चालना क्या है? तो बोलचाल दोनों एक साथ बोलते हैं, यानी कि बातचीत आदि कह सकते हैं, या फिर द्वंद्व समास। ये सभी जो देख रहे हैं, ये सभी विग्रह है, इन्हें पढ़ लेना है। जैसे मारपीट, यानी मारना और पीटना, यानी मारपीट एक साथ कह सकते हैं। जैसे कहते हैं ना किसी की मारपीट हो गई, सर मार तो हुआ है कि मार खाया, पर ये पीट क्या होता है? सर पिटाई भी लगा है, तो वो एक साथ कह सकते हैं मारपीट, ये आ जाता है। तो हमारे ख्याल से अब आप बताइए, हमने जो जितनी आपके द्वंद्व समास में बताई है, देखिए द्वंद्व समास में अगर आप, हाँ, अब जरा आप लोग बताइएगा कि द्वंद्व समास आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। द्वंद्व समास आपको कितना समझ में आया, ये चीज हमें कमेंट करके बताइएगा। सर द्वंद्व समास में इतनी बात समझ में आई, हमारे इस बिंदु पर इस शब्दों में हमें ये परेशानी हुई, वो चीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि हम आगे बता पाएंगे, ठीक है। अगर लाइव होते हैं तो जरूर है कि हम आपको सच का जवाब दे देते हैं। अगर आपको परेशानी हो रही है, ठीक है, कभी आप देख रहे हैं, अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उनका जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो इनमें बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी तरह से इसका बनाया गया है। अब इसे पढ़िए और इसे समझिए, ठीक है, और इसे जरूरी है पढ़ करके कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, ताकि आप भी समझे और आपके छोटे भाई बहन हो उन्हें भी बताए, उन्हें भी सिखाए, और हिंदी को आगे बढ़ाए।
क्योंकि हिंदी हमारी भारत की मातृभाषा है और हिंदी को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करें ना, यही निवेदन रहता है हमारा। तो चलिए, इसके बाद हमने आपको बताया, सबसे पहला हमने पढ़ा पूर्व पद प्रधान वाले। तो पूर्व पद प्रधान हमने बताया आपका अविभाव समास, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ाया दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, जिसमें क्या आया, द्वंद्व समास आया। ये दो तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान, ठीक है। सॉरी, हाँ, दोनों पद अप्रधान, क्लियर, दोनों पद अप्रधान। तो चलिए अब आगे फिर बढ़े। अब पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास के बारे में। किसके बारे में, बहुव्रीहि समास। तीसरा समास है बहुव्रीहि समास। तीसरा है बहुव्रीहि समास। अब ये भी समास बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुव्रीहि समास, ठीक है। देखिए इसका प्रयोग लिखेंगे, जिस समास, सॉरी, हाँ, जिस समस्त पद, जिस समस्त पद के दोनों, जिस समस्त पद के दोनों पद, दोनों पद, जिसमें दोनों पद गौण, गौण मतलब अप्रधान, अप्रधान होते हैं, अप्रधान होते हैं, तथा तथा ये दोनों, तथा ये दोनों पद मिलकर, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे, किसी तीसरे पद को, तीसरे पद को, पद को अस्तित्व में, इस तीसरे पद को अस्तित्व में लाते हैं, तीसरे पद को अस्तित्व में लाते हैं, और सॉरी, और वही, और वही पद, वही पद प्रधान होता है, वही पद प्रधान होता है, सॉरी, हाँ, वही पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, उसे बहुव्रीहि समास, समास कहते हैं, ठीक है। यानी जिस समास पद के दोनों पद गौण अर्थात अप्रधान होते तथा ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को अस्तित्व में लाते हैं और वही पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। सीधी सी बात समझिए, इतनी बात अगर नहीं समझ में आ रही है, तो जिस समास के दोनों पद गौण हो मतलब अप्रधान हो और वो शब्द कोई तीसरा अर्थ को दे रहा हो, ठीक है, कोई तीसरे अर्थ को दे रहा हो, तो वो बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स को समझने के लिए भी हम एक पीडीएफ को लेते हैं ना, एक स्लाइड्स को लेते हैं। हाँ, ये रहा बहुव्रीहि समास। देखिए हम यहाँ पे लिख चुके हैं। देखिए बहुव्रीहि समास को समझने के लिए थोड़ा सा इसको, हाँ, हाँ, चलिए अब समझते हैं बहुव्रीहि समास। देखिए किस तरह बहुव्रीहि समास है। देखिए जिस समास पद के दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर, दोनों, ये दोनों पद, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को अस्तित्व में लाते हैं और वही पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे एक शब्द लिखे निशाचर, इस क्या लिखे
निशाचर, निशाचर का अगर विग्रह करें तो होता है निशा का मतलब होता है रात, निशा का मतलब रात, रात में आचरण यानी आचरण मतलब घूमने फिरने वाला अर्थात राक्षस। निशाचर किसको कहता है? राक्षस। अब निशाचर में जो देखो कोई पद प्रधान नहीं है ना, कोई भी पद प्रधान नहीं है। निशाचर का सीधे सा होता है, राक्षस को निशाचर कहा जाता है ना। जैसे देवराज, वह जो देवों का राजा है अर्थात इंद्र, देवों का राजा किसे, देवराज किसे कहा जाता है? इंद्र को। वज्रपानी, अगर आप पर्यायवाची शब्द पढ़े हो तो वज्रपानी इंद्र को कहा जाता है। आप जानते हैं वज्रपानी, वज्र के पानी, पानी का मतलब हाथ होता है। अगर ये पानी लिख दिए, ठीक ना, जिसको मूर्धन्य न कहते हैं, तो इसका मतलब होता है हाथ। ठीक है, तो जिसके, वह जिसके पानी में वज्र है अर्थात क्या कर लेंगे? इंद्र कहलाता है। जिससे सची चीज, सची पति, वह जो सची का पति है अर्थात, ठीक ना, वो भी क्या कहलाता है? इंद्र कहलाता है। बस समझे। चक्र पानी, वह जिसके पानी में अर्थात हाथ में चक्र है अर्थात वो कृष्ण कहलाता है। तो अब इस तरह करके देखे, जैसे जैसे गिरिधर, वह जो गिरी, गिरी का मतलब पर्वत होता है। गिरी का मतलब क्या होता है? पर्वत। नहीं है, थोड़ा सा कम जगह है तो आप बोलते हैं तो लिख लीजिए। गिरी का मतलब क्या होता है? पर्वत। वह जो गिरी को धारण करते हैं, जिस कृष्ण जी उंगली पे धारण किए थे ना, तो अर्थात वो कृष्ण कहलाते हैं। मुरारी, वह
हेलो, शायद माइक का लाइट कट गया होगा, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब कुछ बहुव्रीहि समास में कुछ और शब्द हैं, उनको भी बता देते हैं। कुछ शब्द हैं जिसमें एक से अधिक समास वाले शब्द आते हैं। कुछ शब्द हैं जिसमें एक से अधिक समास वाले शब्द आते हैं, जैसे कि घनश्याम शब्द, वह जो घन अर्थात बादल के समान है, श्याम है अर्थात काले, अर्थात उस कृष्ण का घनश्याम किसको कहते हैं? कृष्ण को। जैसे कमल नयन, जो कमल के समान नयन है, जिसके नयन का मतलब आंख, अर्थात वो राम या विष्णु कहलाते हैं। ये सारे शब्द जो है ना, आगे जब पढ़ेंगे तो वो दूसरे समास में इसका गिनती किया जाता है, तो वो परिस्थिति के आधार पर बताए जाते हैं। अब यह समझिए, कमल नयन है, ये बहुव्रीहि समास है। जैसे दशानन, दस है आनंद, जिसके दस का मतलब संख्या होता है, आनंद का मतलब मुख होता है, ठीक है। जैसे शरीर के अंग से जुड़ा हुआ है ना, तो ये आपके रावण हो गए, ठीक है। जैसे पंचानन, पंच है जिसके आनंद, आनंद का मतलब मुख होता है, देखिए शरीर के अंग से जुड़ा हुआ आ गया, तो ये आपके बहुव्रीहि समास आएंगे। चतुरानन, चार है आनंद, जिसके आनंद का मतलब मुख, तो ये आपके जैसे चतुरानन यानी ब्रह्मा, ये बहुव्रीहि समास है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब पेट होता है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात वो गणेश जी कहलाते हैं। जैसे षडानन, छह है आनंद यानी छह मुख जिसके हैं, अर्थात वह कार्तिकेय कहलाते हैं। महादेव, वह जो देवों के समान है, अर्थात वो शिव ईश्वर के नाम से है। जैसे नीलोत्पल, नीला है उत्पल, अर्थात कमल, अर्थात वो इंदिवर। तो शायद माइक का आवाज कट गया था, इसके लिए क्षमा चाहेंगे कि थोड़ा बहुत आवाज अगर कटा हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। और आप लोग बताइएगा, ऐसे तो आज हम इसको पूरा पढ़ाने वाले थे। इस वीडियो को आज यही जगह रोकते हैं। इसके अलावा 3 समास आपका हो गया, 3 समास और बचा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। तो आप लोग इन सारे वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरा टॉपिक कैसा लगा, आपको बहुव्रीहि समास पढ़ के कैसा लगा, इसमें कितना आपको समझ में आया। जो भी परेशानी होगा, जो भी है, वो कमेंट उसमें जरूर हमें बताइएगा। और ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, सभी को कॉपी में नोट जरूर कीजिए, नोट करना जरूरी है। अगर आप नोटबुक नहीं बनाते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। ऐसे तो बनाना चाहिए, या आप एक सिंसियर विद्यार्थी जरूर बनाइए, कॉपी में नोट कीजिए, समझिए, और सभी विद्यार्थी को बनाना बहुत जरूरी है। चलिए, तो आप लोगों को बताइएगा कैसा वीडियो लगा। वीडियो कीजिएगा, एंड करते हैं। जय हिंद।